संपूर्ण भारत के छात्रगण जो कि 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं और सीबीएसई बोर्ड से अध्ययनरत हैं या एनसीईआरटी पैटर्न के पुस्तक से अध्ययन करते हैं, आ जाओ भैया। सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय आ गया है। ठेठ बिहारी अंदाज में लाजवाब ढंग से रोचक अंदाज से आपको इतिहास विषय का लेक्चर सीट प्रस्तुत करेगा और साथ दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द ऑल द स्टूडेंट्स those are preparing for the UPSC examination and even the PCS examination or all the different competitive examination also। तो शुरुआत कर रहा हूं इतिहास विषय से जो कि 10वीं कक्षा में अध्ययनरत है। भूमंडलीकृत विश्व का बनना भाग 2। आप भाग 1 को शुरू से अंत तक सुन लेना। यदि आप शुरू से अंत तक न सुनोगे, बीच में स्किप करके सुनोगे, आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। भैया मैं आपको पहले ही कह देता हूं। तो शुरुआत करता हूं कि भारतीय व्यापार उपनिवेशवाद और वैश्विक अर्थव्यवस्था इसके कॉन्सेप्ट के साथ शुरुआत करता हूं। देखिए, जब औद्योगिकरण शुरुआत हुआ तो औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, हम जानते हैं औद्योगिकरण की शुरुआत ब्रिटेन में हुई। ब्रिटेन काफी आगे बढ़ चुका था, तो उसमें कपास जो सूती वस्त्र का निर्माण होता था, तो कपास भारत से जाता था और उसमें कपास ही नहीं जाता था बल्कि भारत का सूती वस्त्र भी बहुत जाता था बन करके। भारत से ही भारत में कपास होता ही था। जैसे हम जानते हैं कि सिंडन नाम ही पड़ा था, हड़प्पा काल में भारत का नाम ही पड़ा था इसमें कि सिंडन चूंकि उसको कपास कहते थे लैटिन में और ग्रीक भाषा में। तो यहां पर सूती वस्त्र जो बनता था वो पूरे विश्व में बिकता था, जम करके उसका व्यापार होता था। लेकिन औद्योगिकरण जब बढ़ा तो ब्रिटेन में भी धीरे धीरे कपास की उत्पादन बढ़ गई। अब ब्रिटेन में भी कपास अच्छी क्वालिटी की बनने लगी, महीन क्वालिटी की बनने लगी, जिसके बारे में पहले कभी भारत का दबदबा था, यहां से कपड़ा बन करके जाता था। अब भारतीय कपड़ा का जो व्यापार का बाजार था उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा। भारतीय कपड़ा का व्यापार जो विश्व में होता था, अन्य जगहों पर होता था, वो धीरे धीरे घटने लगा। अब देखिए कैसे घटता है कि इसमें 1800 ईस्वी आते आते तक सूती कपड़ा का निर्यात 30% तक रह गया। फिर 1815 ईस्वी आते आते तक 15% रह गया। 1870 ईस्वी आते तक मात्र 3%। only there were 3% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ द, हम कह सकते हैं कि कॉटन इंडस्ट्री की जो होती थी वो भारत की होती थी। कितना गिरा, कितना कम हुआ, तो भारत प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में पिछड़ने लगा। लेकिन यहां पर ईश्वर ने एक चीज साथ दिया कि कच्चे माल की आपूर्ति भारत की तरफ से ज्यादा होने लगी। भारत का कच्चा माल का डिमांड बढ़ने लगा। लेकिन प्रिपेयर्ड जो होती थी, अब देखिए ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मंगाता था, अन्य यूरोपीय देश कच्चा माल मंगाते थे और वहां से माल तैयार करके भारत के बाजार में बेचते भी थे। तो भारत को एक तरह से नुकसान होने लगा। भारत को जो व्यापार का जो संतुलन था वो भारत के प्रतिकूल चलने लगा। तो 19वीं शताब्दी आते आते तक भारतीय बाजार में ब्रिटिश उत्पाद की बाढ़ आ गई और अब भारत के कच्चे माल को ले जाकर के सस्ता में खरीदा जाता था। वहां से माल प्रिपेयर करके, चाहे सूती वस्त्र हो या अन्य माल प्रिपेयर करके भारतीय बाजार में, अन्य एशियाई बाजार में बेचता था। ब्रिटेन जम करके पैसा कमाता था और उस पैसा को ब्रिटेन बेचता था। जितने भी आपको व्यापारी हो, समुदाय हो, उद्योगपति हो, इवन के गवर्नर जनरल हो, सब लोग भारत का निचोड़ रहे थे, आर्थिक शक्ति को निचोड़ रहे थे। तो इस तरह से वी आर सेइंग इन दैट दे आर जस्ट स्क्वीजिंग अप द इकोनॉमी ऑफ द इंडिया। तो इंडिया के उसको स्क्वीज कर रहे थे। अब व्यापार संतुलन ब्रिटेन की तरफ खिसक गया। जो पहले व्यापार संतुलन भारत की तरफ था, अब ब्रिटेन मालोमाल होने लगा, भारत कंगाल होने लगा, भारत दरिद्रता की ओर बढ़ने लगा, भारत में आर्थिक अभाव खास करके व्यापार के क्षेत्र में आने लगे। तो अब उसी काल में पहला विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ। अब पहला विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, यह भी जानना महत्वपूर्ण है। ये आपको सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और इवन द इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिस क्वेश्चन इज वेरी प्रिविलेंट क्वेश्चन। तो ये जब प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया तो ये मूलतः यूरोप में ही लड़ा गया था, जानते हैं, 2 गुट थी। तो शुरुआत में देश ने ऐसा सोचा, अधिकांश देश, कि बहुत से बहुत युद्ध चलेगा तो ये युद्ध चलेगा क्रिसमस तक चलेगा, 6 महीना चलेगा, 4 महीना चलेगा, 3 महीना चलेगा। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। ये लंबा समय तक चला, 4 वर्षों से भी अधिक चला।
वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक तरह से ये पूरी तरह से निचोड़ करके रख दिया और ध्वस्त के कगार पर पहुंचा दिया। तो इसमें पूरे विश्व पर इतना पड़ा इसका प्रभाव कि लगभग इसका प्रभाव 3 दशक तक देखा गया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को 3 दशक तक इसका प्रभाव को मुक्त होने में लग गया। तो जितना आसान सोचा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध का उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, कम समय में समाप्त हो जाएगा, यह ऐसा नहीं हुआ। इसका काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। चूंकि इस युद्ध में हम जानते हैं ये एक तरह से आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। इसमें टैंक हुआ, मशीन गन हुआ, हवाई जहाज हुआ, रासायनिक हथियार का इतना भयंकर पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था कि अधिकांश देश अपनी शक्ति का जो व्यापार और वाणिज्यिक और औद्योगिक शक्ति थी उसको युद्ध में झोंक दिया। काफी पैसा भी व्यय हुआ, काफी पैसे का अपव्यय हुआ। और अपव्यय क्यों हो गया? एक गुट दूसरे गुट को बर्बाद करना चाहता था, एक गुट दूसरे गुट को नेस्ताभूत करना चाहता था, एक गुट दूसरे गुट को डिमोलिश करना चाहता था। तो मीन्स की इवन द सिंगल हम कह सकते थे कि सिंगल जो पार्टी गुट थी वो दूसरे को ध्वस्त कर देना चाहता था। इसके कारण अरबों रुपए का अपव्यय हुआ। प्रतिकूल प्रभाव पड़ना ही था व्यापार और वाणिज्य पर। परिणाम हुआ कि देखिए इसका कि 90 लाख से ज्यादा लोग प्रथम विश्व युद्ध में लगभग मारे गए, 2 करोड़ से अधिक लोग घायल हो गए। अब यहां पर ब्रिटेन, जो पहले कहा जाता था जब ब्रिटेन का न सूरज उगते कोई देखता है न सूरज डूबते देखता है, ब्रिटेन पूरे दुनिया पर एक तरह से राज करता था और इसमें औपनिवेशीकरण की दुनिया में ब्रिटेन शीर्ष पर चलता था। अब ब्रिटेन कर्ज के जाल में फंसने लगा। अब अमेरिका एक देश उभरने लगा। ब्रिटेन अमेरिकी बैंक से कर्ज लेने लगा और अमेरिका अब कर्जदाता देश बन गया, क्योंकि ब्रिटेन जो अपनी शक्ति थी वो पूरी तरह से युद्ध में झोंक दिया था, प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। और वो ये कहता था ब्रिटेन कि हम विश्व का सिरमौर है, लेकिन शक्ति संतुलन अब अमेरिका की तरफ चले जाएगा। क्योंकि एक बात सदैव ध्यान रखिएगा जीवन में कि कर्जखोर ये शक्तिमान नहीं रह पाता है, कर्जदाता यही शक्तिमान रहता है। One who donates the money, one who gives the money, he is more powerful. वो आपको they are more powerful, and those are taking the money, they are not powerful. They are considered as a weak country. आज देखो पाकिस्तान का क्या हाल है। पाकिस्तान चूंकि सारे देश से कर्ज लेता है, उसको कमजोर देश माना जाता है। आज चीन के चंगुल में फंस चुका है। अमेरिका क्यों शक्तिशाली देश माना जाता है? चूंकि वो अधिकांश देश को अपने कर्ज की बदौलत उसको झुका लेता है, कूटनीतिक बदौलत, राजनीतिक बदौलत, सैन्य शक्ति की बदौलत, लेकिन उसमें आर्थिक शक्ति भी एक महत्वपूर्ण है। अब तो अमेरिका कर्जदाता बना। अब युद्ध के बाद क्या हुआ? तो ब्रिटेन, युद्ध के बाद क्या स्थिति हुई? तो ब्रिटेन अब दुनिया का शक्तिशाली देश या सिरमौर अब नहीं रहा। अब ब्रिटेन विदेशी कर्जों के चंगुल में चला आया था और वो अमेरिका का बहुत सारा कर्ज ये ले चुका था। अब इसमें, लेकिन इसी टाइम पर जब अमेरिका शक्ति की ओर संचय कर रहा था, अमेरिका शक्तिशाली देश बनने की ओर अग्रसर था, हम कह सकते हैं वो ऋण जाल में ब्रिटेन या अन्य पश्चिमी देशों को, अन्य यूरोपीय देशों को उसमें ऋण दे करके अमेरिका शक्ति संपन्न देश बन चुका था। लेकिन इसी समय एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आई और उसको हम लोग कहते हैं महामंदी। इसकी भी एक वैश्विक अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा था। महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई। कब हुई? 1929 महामंदी की शुरुआत हुई और यह 1930 के दशक के मध्य तक चला था। 1935 तक इसका पीक फॉट पर असर रहा था। हम कह सकते सबसे पीक फॉट पर असर 1933-34 तक रहा था। 35 के बाद धीरे धीरे असर कम होना शुरू किया, लेकिन फिर भी 1949 हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ तक थोड़ा बहुत इसका असर ये था। ये ऐसा था कि महामंदी की रोजगार, आय और व्यापार में भयानक गिरावट आई, जबरदस्त गिरावट आई। और इस मंदी का असर यह हुआ कि सामान बिकता नहीं था, उत्पाद बाजार में भरे पड़े थे, क्रय शक्ति लोगों की समाप्त हो चुकी थी, लोगों की इसमें कि विशाल जनसमूह बेरोजगार हो चुका था, काम का अभाव था, उसके जेब में पैसे नहीं थे तो वो सामान क्यों खरीदते? परिणाम हुआ जब सामान बिका नहीं, वस्तु बिके नहीं, तो वस्तु का उत्पाद धीरे धीरे बंद हो गया। इसका सबसे ज्यादा असर जो पड़ा वो था खेतिहर उत्पादों पर पड़ा। चूंकि खेतिहर उत्पादों पर पड़ा कि जब लोग के जेब में पैसा रहते हैं तो वो उपभोग करते हैं
और ऐसे ऐसे चीज का भी क्रय करते हैं जो उनके विलासिता के जीवन में आता है। और खेतिहर ऐसा हुआ कि अन्न का दाम घटने लगा, गेहूं का भी दाम घटने लगा, लगभग सभी तरह के अन्न के दाम घटने लगे। परिणाम हुआ किसान उत्पादन थोड़ा और बढ़ाए ताकि उनका घाटा काटा जा सके, लेकिन ये और भी प्रतिलोम स्थिति आई तो खेतिहर मजदूर पर इसका जबरदस्त असर पड़ा। और इसके बाद जब शुरुआत में तो अमेरिका ने काफी कर्ज दिया यूरोपीय देशों को, लेकिन जब अमेरिका को आभास हो गया कि नहीं वैश्विक महामंदी आ गई है तो अमेरिका ने कर्ज देना बंद कर दिया और इसने जितने यूरोपीय देश को कर्ज भी दिया था उससे वापस मांगना शुरू कर दिया। अब यूरोपीय देश को भारी परेशानी, एक तो महामंदी, दूसरा उसके पास पैसे नहीं, और अमेरिका अब कर्ज देना बंद कर दिया और उल्टे अमेरिका कर्ज अब मांगना शुरू कर दिया, हमारा कर्ज वापस कर दो भैया, हमको पैसे चाहिए। अब इस स्थिति में क्या हुआ कि यूरोपीय देश की अर्थव्यवस्था की कचूमर निकल गई, ध्वस्त हो गई, पूरे विश्व आर्थिक मंदी में आ चुका था। 4000 से ज्यादा बैंक लगभग 1933 तक बंद हो गए, 1,10,000 से कंपनियां अधिक चौपट हो गई, बर्बाद हो गई, नेस्ताभूत हो गई, एक तरह से समाप्त हो गई। तो वैश्विक हम कह सकते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर महामंदी का कितना जबरदस्त प्रभाव पड़ा। इसके बाद महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो महामंदी का भारत पर भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरा दुनिया, ऑल वर्ल्ड, इसमें हम कह सकते हैं कि द वर्ल्ड वुड बी द कंसिडर्ड एज अ ग्लोब, चूंकि उस समय पे पूरे विश्व भी एक दूसरे देश से जुड़े हुए थे। यदि किसी एक क्षेत्र में मंदी आती है तो दूसरा क्षेत्र प्रभावित होगा ही होगा। आज यदि अमेरिका का बैंक ध्वस्त होने लगे, यदि ब्रिटेन का बैंक ध्वस्त होने लगे तो भारत प्रभावित होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि भारत अछूता है, कोई देश ज्यादा होता है, कोई देश कम होता है। तो कम होता है तो भारतीय में क्या हुआ कि भारतीय व्यापार फौरन प्रभावित हुई, भारतीय व्यापार घट गई, भारतीय व्यापार लगभग आधा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 1928 से 34 बीच भारत का आयात निर्यात लगभग आधा रह गया था। इसके बाद सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा वो किसान और काश्तकार पर पड़ा। किसान को वो मूल्य नहीं मिल रहा था उपज का, किसान को वो पैदावार की सही उपज नहीं मिल रही थी। किसान थोड़ा अपना पैदावार बढ़ाए तो और उनका मूल्य गिर गया। परिणाम हुआ कि किसान अब लगान देने में असक्षम हो गए, लगान न दे पाए, सरकार ने लगान नहीं घटाया, अंत में उनका भूमि नीलाम हो गया, उनका जमीन नीलाम हो गया और वो मजदूर हो गए। इतना बड़ा प्रभाव पड़ा। फिर महामंदी 1935 के आसपास तक धीरे धीरे छटने लगी, देश इससे मुक्ति की ओर बढ़ने लगे। तब अचानक द्वितीय विश्व युद्ध चला आया। अब द्वितीय विश्व युद्ध का क्या प्रभाव हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध का भी प्रभाव जबरदस्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 6 करोड़ के आसपास लोग मारे गए और कहा जाता है कि मारे जाने वाले 1939 की जो जनसंख्या थी वो लगभग 3% तक जनसंख्या वो मारे गए। असंख्य लोग घायल हुए, बम बारूद, इसके बाद टैंक, मशीन गन, वायुयान से हमला, लड़ाकू विमान से हमला इतना ज्यादा किया गया तो पैसे का घोर अपव्यय हुआ। और किस चीज में अपव्यय हुआ, व्यापार को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि एक गुट दूसरे गुट को समाप्त करना चाहता था इसके लिए। लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ा कि अब अमेरिका निर्विरोध रूप से आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य दृष्टि से ताकतवर देश बन गया। अब और हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में जब अंत में जापान पर अमेरिका ने बम से हमला किया था, उसके बाद सैन्य शक्ति का भी अमेरिका की दुदुम्बी बजने लगी, सैन्य शक्ति भी निर्विरोध। और उससे पहले तो वो कर्ज और ऋण दे करके लगभग यूरोपीय देश को अपने जाल में फंसा ही चुका था। अब सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, इन सबसे अमेरिका अब टॉप पर आ गया। दूसरी ओर सोवियत संघ भी, जो पहले कृषि प्रधान देश माना जाता था, पहले कमजोर देश माना जाता था, सोवियत संघ ने भी द्वितीय विश्व युद्ध में संघर्ष करके और बता दिया। और उस समय स्टालिन का समय था, स्टालिन ने सोवियत संघ को अत्यंत मजबूत बना दिया। तो अमेरिका और सोवियत संघ अब दो बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति वैश्विक क्षेत्र पर उभरे और ब्रिटेन का अब ढलान हो गया, ब्रिटेन अब अस्त की ओर आ गया। ब्रिटेन एक साधारण देश अब बन गया, साधारण तो नहीं कहेंगे लेकिन अमेरिका का पिछलग्गा देश बन गया। ब्रिटिश की जो प्रतिष्ठा हुआ करती थी कभी औपनिवेशिक काल में, औद्योगिकरण काल में, अब वो नहीं रहा। तो इसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध में अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुई, द्वितीय विश्व युद्ध में अर्थव्यवस्था चौपट हो गई,
कई यूरोपीय देश बर्बाद हो गए और यहां तक कि पूरे विश्व पर असर पड़ा। तो उस स्थिति में दो संस्था आई, एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और दूसरा वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। इसकी स्थापना हुई जिसको हम लोग ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद विचार करके स्थापित किया गया था। तो जब वैश्विक मंदी आई, वैश्विक मंदी से धीरे धीरे अभी समाप्त भी नहीं हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारे देश तंग हो गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, व्यापार वाणिज्य चौपट हो गया, युद्ध से जर्जर हो गए। तो इनको पुनर्निर्माण करने के लिए वर्ल्ड बैंक बनाया गया। इसको अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण बैंक भी कहा जाता था, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण बैंक। और इसमें आईएमएफ चाहती थी कि विश्व के जितने भी देश हैं उनमें एक मौद्रिक संतुलन कायम हो, मौद्रिक विनिमय दर का संतुलन कायम हो। और वर्ल्ड बैंक का काम था कि जो देश बर्बाद हो चुके हैं युद्ध से, जो देश युद्ध से तंग तबाह हो चुके हैं, इनके पुनर्निर्माण में सहयोग किया जाए। क्षमा चाहता हूं। तो ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये लोग लॉन्ग टर्म कर्ज देते थे। धीरे धीरे देश विकास की ओर अग्रसर होने लगा। फिर से क्षमा चाहता हूं। तो इसमें जब विकास की ओर अग्रसर होने लगे तो उसी काल में फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक करवट आई, एक नया कदम। सुनिएगा, दिस इज कॉल्ड एज एमएनसी। इन इंग्लिश वे से इट एज ए मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। इसका क्या होता है एमएनसी कि एक देश में इसका मुख्यालय होता है और लगभग विश्व के अधिकांश देश में ये अपना व्यापार वाणिज्य करते हैं। अब एमएनसी इतनी शक्तिशाली हो गई कि कई देश से उनका अर्थशास्त्र या कह सकते हैं अर्थव्यवस्था उससे मजबूत हो। जस्ट यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अमेजन देखिए, अमेजन की जितनी अभिशक्ति है, आप ले लीजिए माइक्रोसॉफ्ट की, इनकी जितनी आर्थिक शक्ति है वो कई देश के कुल जीडीपी से भी ज्यादा है, कई देश के कुल अर्थव्यवस्था से भी इनका कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। ये चले आए। तो इसमें तो ये जो स्टार्ट हुआ था आईएमएफ का, उसका देखिए कि क्या था। अमेरिका की स्थित न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान पर इसमें विचार विमर्श किया गया और संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक वित्तीय सम्मेलन आयोजित किया गया और आईएमएफ बना, वर्ल्ड बैंक बना। जब इन्होंने कर्ज देना शुरू किया, रिस्ट्रक्चर करना शुरू किया, धीरे धीरे देश विकसित हुए और तब एमएनसी का जमाना आ गया। और अभी आप देखिए उसके बाद उदारीकरण का दौर आया, निजीकरण का दौर आया। उदारीकरण माने कि हम सरकार का लाइसेंस राज से उसको हटा रहे हैं, उदार बन रहे हैं। सरकार भी काम करेगी, निजी क्षेत्र भी काम करेगी। जैसे अभी आप देखिए बीएसएनएल भी काम करती है, एयरटेल भी काम करती है, रिलायंस जियो भी काम करता है, सब तरह का काम करता है। जिसकी आपकी अच्छी सर्विस आप उसका ले सकते हैं। तो इस तरह से आने वाले दिनों में एमएनसी का बहुत जबरदस्त जोर चला आया। और उसके बाद उदारीकरण, फिर निजीकरण आया कि सरकार ऐसे चीज जो बड़े बड़े उद्योग थे जो नुकसान में जा रहे थे उसको सरकार प्राइवेटाइज की ओर बढ़ने लगी। तो एमएनसी, निजीकरण, उदारीकरण ये सब आधुनिक स्थिति में चला आया।